Yes, so boys and girls, welcome to corporate governance lecture in LODR regulations. सर ये LODR का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, पहले तो ये बताइए। पहले ये दो चीज समझ लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, LODR क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी should manage the company effectively, efficiently and transparently. BOD should manage the company. BOD should manage the company effectively, efficiently and transparently for the benefits of the stakeholder. Board of directors should manage the company effectively, efficiently, transparently. BOD should manage the company कैसे बताओ, तुम बताओ। How should BOD manage the company? BOD should manage the company effectively, efficiently, transparently. तीन तरीके से BOD should manage the company, तीन तरीके से effectively, efficiently, transparently for the benefits of stakeholders, all the stakeholders, especially shareholders. अब इसके लिए डायरेक्टर लोग का कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। विमेन डायरेक्टर अलग होता है, इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर अलग, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड एट दिस लेवल। तो यही सब चीज बोर्ड का कंपोजिशन कैसा हो, फिर बोर्ड का कंपोजिशन में कितने डायरेक्टर हो, कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर हो। फिर अलग अलग कमिटी बनाना पड़ेगा, जैसे ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ऑडिट कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये सब अलग अलग कमिटीज के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। कोरम कितना होगा ये सब कमिटी में, कंपोजिशन क्या होगा, ये सब कमिटी जो बनेगा उसके अंदर कंपोजिशन क्या होगा, ये कमिटी का फंक्शन क्या रहेगा, ये कमिटी का फंक्शन क्या रहेगा, कोरम कितना रहेगा, मीटिंग कितना बार होगा, ये सब कमिटीज का। तो ये सब जो है बेटा हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर ना, बहुत क्लियर है सर, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है कि प्रोविजंस पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने समझा दिया सर कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है। बीओडी शुड मैनेज द कंपनी तीन तरीके से, बीओडी शुड मैनेज द कंपनी तीन तरीके से, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर ये बनाया किसने सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी ने, एलओडीआर रेगुलेशंस निकाल करके। एलओडीआर का फुल फॉर्म होता है, सेबी ने रेगुलेशंस निकाला जिसका नाम था एलओडीआर रेगुलेशंस, 2015 में निकाला था। अमेंडमेंट आते रहते हैं, मैं आपको फुल्ली अमेंडेड वाला पढ़ा रहा हूं। तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। एलओडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एलओडीआर, एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड disclosure requirement, listing obligation and disclosure requirement regulations 2015, listing obligation and disclosure requirement regulation 2015। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हम लोग का अच्छा हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया अलग अलग कमिटी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इसका कंपोजिशन क्या होगा, कोरम कितना होगा, ये सब सेबी बता रखा है एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 के अंदर। पक्का, यस सर पक्का, यहां तक क्लियर है सर। अब रेगुलेशन नंबर 17, सेबी का जो एलओडीआर रेगुलेशन है उसमें रेगुलेशन नंबर 17 डील्स विद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट डील्स विद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा आपको यहां दिख रहा है कि बोर्ड शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, 50% कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। फिर ये देखो क्या बकवास कर रहे हैं इन लोग, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज में बोला एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए। 1 अप्रैल 2019 से, पहले ना धीरे धीरे करके लाया गया। 1 अप्रैल 2019 में बोला पहला खाली ना बड़ा 500 कंपनी ये फॉलो करो, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। फिर बोला 1000 लिस्टेड एंटिटीज में होना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 19 में खाली 500 के ऊपर अप्लाई किया, फिर 1 अप्रैल 2020 में ये प्रोविजन 1000 के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब आपको 1 अप्रैल 2019 वाला दिमाग में रखने का दरकार है नहीं है। तो मैंने यही सब चीज को फिल्टर करके बेहतरीन 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 दोस्तों बेहतरीन आप देख सक रहे हैं पीपीटी नोट्स बनाए हैं। आप देख सक रहे हैं दोस्तों बेहतरीन मेहनत करके जो है पीपीटी नोट्स बनाए हैं। ये देखिए, ये देखिए सेम चीज, पूरा सेम चीज, बट आपको पढ़ना कहां से है, ये पीपीटी नोट से ही पढ़ना है। मेरा मेहनत जो है कब काम आएगा रे बाबा, अभी आपके लिए काम आएगा। सेम चीज देखिए, हेडिंग क्या था कि प्रोविजंस पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेशन नंबर कौन सा बताओ, 17। अब अपने यहां से चालू कर रहे हैं आज का पढ़ाई। लास्ट तक डटे रहना है, आज आपका पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म करवा करके छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए
की प्रोविजंस पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की प्रोविजंस यानी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जितना सिलेबस में उतना ही पूरा कवर हो जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑब्वियस बात है, ये जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 है, ये लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, सेबी का कुछ भी रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ऑब्वियस बात है, ये लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होना है। ऑब्वियसली ये लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ही बेटा एप्लीकेबल होना है। अब देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेशन नंबर कौन सा बताओ? 17। तो रेगुलेशन नंबर 17 डील्स विथ कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी में क्या बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसके अंदर प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी होना जरूरी है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी होना जरूरी है। बोर्ड में खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन लोग कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है, पार्ट टाइम डायरेक्टर कोई है ही नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई है ही नहीं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए सेबी ने क्या बोला कि every listed entity shall have an optimum mix, every listed entity shall have an optimum mix of both executive and non-executive director. BOD shall have an optimum mix of both executive and non-executive directors. At least one women director तो चाहिए, with at least one women director. मेरे को एक बात फटाफट बताओ, अभी अभी हम लोग थोड़े पहले पढ़े थे, ये जो वन women director है ये सारे लिस्टेड एंटिटीज में चाहिए कि टॉप 1000 एंटिटीज में? कम ऑन गाइस, फटाफट मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में लिख करके बता दो। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले बच्चे मन में बताओ, लाइव एट होम वाले बच्चे फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख करके बता दो कि वन वुमेन डायरेक्टर ऑल लिस्टेड एंटिटीज में चाहिए कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में? वन वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज की ऑल लिस्टेड एंटिटीज? फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। बताइए। नैना बोल रही है सर टॉप 1000, तेजस बोल रहा है ऑल लिस्टेड एंटिटीज, इशिका बोल रही है ऑल। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? शिशिर बोल रहा है ऑल। मैं आपको बता दूं, अरे ऑल लिस्टेड एंटिटीज शैल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। वो जो टॉप 1000 का हम बात कर रहे थे ना, अभी आएगा, वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को बोला गया वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखने, वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। समझ में आया ना? तो ऑल लिस्टेड एंटिटीज के अंदर वन वुमेन डायरेक्टर तो रहेगी, लेकिन जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है उसके अंदर एक विमेन डायरेक्टर के अलावा एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रहेगी, एक अलग से इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रहेगी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन सेटिस्फाई करती हो। क्लियर है सर? जैसे क्लासिक एग्जांपल है बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पता है क्या किया था मुकेश भाई ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में? जब ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हुआ था, लोडिया रेगुलेशन 2015, तो बोला गया था ना एक विमेन डायरेक्टर, सारे लिस्टेड एंटिटीज में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, सारे लिस्टेड एंटिटीज में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर चाहिए। पता है मुकेश भाई ने क्या किया? अपने बीवी को ही डायरेक्टर बना दिया उसमें। कंपनी का भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गया, सभी का भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गया, अपनी बीवी को ही उसने डायरेक्टर बना दिया रिलायंस के बोर्ड में, और बोला देख ओए सभी, ओए कंपनी से देख, तुमने बोला था ना एक विमेन डायरेक्टर होना चाहिए, देखो एक विमेन डायरेक्टर आ गई, नीता भाभी, नीता मुकेश अंबानी। सभी बोला आयला ये क्या, हाँ ये तो इन लोग आपस में सेटिंग करेगा, मुकेश भैया घर में इनका सुनेंगे, और ऑफिस में बोर्ड मीटिंग में नीता भाभी को बोल दिया गया मुकेश भैया का सुनो, ये तो सेटिंग कर लिया। मुकेश भैया बोल दिया देख भाई हम घर में चुप रहेगा, घर में तेरा चलेगा, और लेकिन बोर्ड मीटिंग में मेरा चलेगा, नीता तुम चुप रहना। यार ये तो सेटिंग हो गया यार, ये तो प्रमोटर की बीवी को ही ले आया रे बाबा रिलायंस, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो वुमेन डायरेक्टर हो गए रे बाबा, ये नहीं चलेगा, ना 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 ना। फिर सभी का दिमाग जागा और बोला कि भैया एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर चाहिए भाई, एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर चाहिए। 1 अप्रैल 2019 से एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर चाहिए था टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को, उसको बढ़ा करके टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को बोल दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दैट टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज should have at least one independent
वुमेन डायरेक्टर। तब पता है रिलायंस ने किसको लाया? तब रिलायंस ने इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लेकर के आया अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य इज द इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अरुंधति भट्टाचार्य इज द इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखो मैं दिखा देता हूं, अरुंधति भट्टाचार्य, आपको नीता अंबानी भी दिखेंगे, अरुंधति भट्टाचार्य भी दिखेंगे। mca.gov.in में जाओ, mca.gov.in में, जैसे आप mca.gov.in में जाएंगे आपको MCA सर्विस में मास्टर डेटा को क्लिक करना चाहिए। मास्टर डेटा के अंदर आपको व्यू कंपनी डेटा, व्यू कंपनी डेटा, ठीक है। अब यहां पर आपको सर्च मार लेना है रिलायंस इंड, लिखो आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस थोड़ा और लिख दो यार, बहुत सारा इंड है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आ गया, यहां कैप्चा मार देते हैं। देखिए देखिए जनाब, प्रैक्टिकली सीखो यार, चीजों को प्रैक्टिकली सीखना का आदत डालो। ये देखो रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, ये देखो निखिल हितल सब लड़के हैं रे बाबा, मुकेश, श्रीकांत, मधुसूदन, ठीक है। सावित्री पारीक जो है वो डायरेक्टर नहीं है, वो कंपनी सेक्रेटरी है। अरुंधति भट्टाचार्य, ये देखो अरुंधति भट्टाचार्य जो है ना, शी इज इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शी इज इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, पक्का। और ये सेबी के बोलने के बाद ही आया, सेबी बोल दिया था, सेबी बोल दिया था 2018 में ही कि 1 अप्रैल 2019 का टाइम दे रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 से सब टॉप 500 में टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए। तो रिलायंस टॉप 500 में था, तो उसने फिर देखो कितना जल्दी 17 अक्टूबर 2018 को अपॉइंट कर लिया था, ताकि 1 अप्रैल 2019 से डिफॉल्ट ना हो, ठीक है। नीता मुकेश अंबानी को देखो, इसने कब बनाया वुमेन डायरेक्टर? 18 जून 2014। समझ में, पहले ही बना लिया था क्योंकि रिक्वायरमेंट पहले ही था एक वुमेन डायरेक्टर का, कंपनी से का भी था और एलओडीआर दोनों का ही था। उसके बाद देखो आलोक, आदिल, रमिंदर, वीराया, यासिर, सब लड़के हैं, सब के सब लड़के हैं, सब के सब लड़के हैं, समझे ना? यस सर, प्रैक्टिकली समझे ना? तो एक वुमेन डायरेक्टर भी है नीता अंबानी और एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी है अरुंधति भट्टाचार्य। अच्छा दोस्तों, ये जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, हाउ डू यू डिफाइन टॉप 1000? कैसे पता चलेगा? सब लोग बोलेंगे मैं टॉप, मैं टॉप। मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलेगा। क्या चीज से पता चलेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो जितना रिलायंस ने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रखा है मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर, उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। और जो जिसका सबसे ज्यादा होता है टॉप 1000 कंपनीज, जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, उसको बोला गया एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखने। क्लियर है सर? क्लियर है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? रेगुलेशन नंबर 17 चल रहा है। सर रेगुलेशन नंबर याद करना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भाई रेगुलेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम चाड़ जाना चाहिए, एकदम चाड़ जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मतलब कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, रेगुलेशन नंबर बिल्कुल याद कर लेना बेटा, ठीक है? सभी बच्चों के हैं ये, चाहे वो सीए फाइनल हो, सीएमए फाइनल हो, सीएस प्रोफेशनल हो, सभी के लिए, इनफैक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव वाले के लिए, सबके लिए। तो सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस सबके लिए। तो प्लीज इसका रेगुलेशन नंबर भी जो है ना आपको याद कर लेना चाहिए। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी तक हम लोग क्या सीखे रेगुलेशन नंबर 17 में? देखो कितना बढ़िया से नोट्स बना रखे हैं यार, एक बार देख तो लो क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये सारा आज पढ़ लेंगे, सब का सब आज पढ़ लेंगे, देख रहे हो ना? तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेशन नंबर 17। बीओडी शैल हैव ऑप्टिमम, बीओडी शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, बीओडी शैल हैव ऑप्टिमम combination, BOD shall have optimum combination of executive and non-executive director, BOD shall have optimum mix of executive भी होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 50%, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? देखो नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट 50% क्या रहना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एटलीस्ट 1 क्या रहना चाहिए? वुमेन डायरेक्टर। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज अगर है तो 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी चाहिएगा। तो अभी तक क्या सीखे हैं?
तीन बात सीखे रेगुलेशन नंबर 17 में, बीओडी शैल हैव ऑप्टिमम मिक्स ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर कम से कम 50% होना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रखा गया कि कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहना चाहिए? लॉ मेकर्स का कारण था इस सोच के पीछे। घर में चोरी कौन करेगा, सोच करके बताओ, घर में चोरी कौन करेगा? जो होल टाइम रहेगा वही चोरी कर सकता है, उसको सारे राज पता होंगे। पार्ट टाइम वाला तो चोरी नहीं करेगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई अगर काम करने आता है, डोमेस्टिक हेल्प, फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प है, तुमको तुम्हारे बारे में जो नहीं पता होगा ना, वो फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प को तुम्हारे बारे में पता होगा। लेकिन अगर पार्ट टाइम स्वीपर आता है, आधा घंटा स्वीपर आता है खाली काम करने, तो उसको तुम्हारे रहस्य और राज के बारे में नहीं पता होगा। तो फ्रॉड करने का चांसेस जो है ना, वो होल टाइम वालों को ज्यादा रहता है। तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए पार्ट टाइम का होना ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा पार्ट टाइम का होना जरूरी है। इसलिए कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर का होना जरूरी है, टू कीप अ चेक ऑन द होल टाइम डायरेक्टर्स। That is why board shall have optimum mix of both executive and non-executive director, but non-executive director shall be at least 50%, कम से कम 50% बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। मतलब अगर 10 डायरेक्टर्स है तो 10 का 50%, कम से कम 5 नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। सर 6 हो सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल हो सकता है, कम से कम 5 नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, 6 भी हो सकता है। सर 11 का 50% करेंगे, 11 डायरेक्टर उसका 50% तो 5.5 होता है, तो कम से कम 5.5 मतलब 6 हो जाएगा। फिर एनी फ्रैक्शन विल बी राउंडेड ऑफ टू 1 इन केस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्लियर है सर? अच्छा, एक विमेन डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। ये लो क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। एबीसी लिमिटेड, सर ये सब नोट्स कहां से मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में जाकर के देख लेना, लेक्चर पहले देख लो। एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी है, हैविंग ऑन बोर्ड 1 विमेन डायरेक्टर। हाँ ठीक है, 1 विमेन डायरेक्टर है, सभी में चाहिए। लिस्टेड एंटिटी, सारे लिस्टेड एंटिटी में 1 विमेन डायरेक्टर चाहिए, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो 1 विमेन डायरेक्टर हु इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। द कंपनी इज विद इन द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। अच्छा, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में भी है, तब तो इसको एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। विद द कंपनी स्टिल रिक्वायर्स टू अपॉइंट अनदर विमेन डायरेक्टर, यस, इन द गिवन केस कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 1 इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर एज द कंपनी इज हैविंग एग्जीक्यूटिव विमेन डायरेक्टर एंड नॉट इंडिपेंडेंट। तो एक अलग से इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। रिलायंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अरुंधति भट्टाचार्य को रखा गया था इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, ऑल्दो नीता भाभी वाज देयर, नीता मनी वाज देयर। क्लियर है सर? चलो अब देखो द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉम्पोजिशन का अगर हम लोग बात करते हैं, देखो कुछ इस प्रकार का कॉम्पोजिशन। आपका बोर्ड का चेयरमैन कौन है? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होता है ना, अगर वो चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन बोर्ड का जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अच्छा बात है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर है, अच्छा बात है, और प्रमोटर वगैरह लोग से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका जो बोर्ड का जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन जो है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर ग्रुप, नॉन एग्जीक्यूटिव है और प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड भी नहीं है, तो अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, अच्छा बात है रे बाबा, पार्ट टाइम होना तो अच्छा ही बात है ना, नजर रखेगा होल टाइम लोग के ऊपर, जो चोरी करने का चांसेस उन लोग का ज्यादा रहता है। तो अगर चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ द चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर ग्रुप, तब आपके बोर्ड में 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो काम चल जाएगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब चेयरमैन तुम्हारा नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है यानी एग्जीक्यूटिव है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में चेयरमैन जो है वो मुकेश अंबानी है, रिलायंस का बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, तो वो तो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्रमोटर है। तो अगर आपका जो चेयरमैन है बोर्ड का वो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है बट प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है, तब तो भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिएगा। पिछले केस में 1/3, अभी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाफ चाहिएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का हाफ इंडिपेंडेंट आपको चाहिएगा। ये देखो जनाब, देखिए अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है यानी पार्ट टाइम है एंड नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर ग्रुप, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट। तब 1/3 भी अगर इंडिपेंडेंट है तो कम चल जाएगा, कम 1/3 मतलब कम हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको हाफ ऑफ द बोर्ड जो है, मतलब 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिएगा। चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 डायरेक्टर है, पहले पता करो चेयरमैन कौन है। सर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है और प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं है सर, तब तो अच्छा बात है यार। तब फिर जो 10 डायरेक्टर है उसका 1/3 खाली इंडिपेंडेंट रहेगा तो चल जाएगा। तो 10 का 1/3 कितना होता है? 3.33 मतलब 4, ठीक है, तो 4 इंडिपेंडेंट रखने से चल जाएगा। लेकिन सर चेयरपर्सन अगर
एग्जीक्यूटिव है या प्रमोटर से रिलेटेड है, तब तो 50%, हाफ इंडिपेंडेंट चाहिएगा। तब 10 का हाफ कितना होता है? 5, 5 कम से कम इंडिपेंडेंट चाहिएगा। क्लियर है सर? सर अभी आप थोड़े पहले बोल रहे थे 50% नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा। हाँ वो तो रहेगा ही। अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसा रहेगा जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसा रहेगा जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मक्खन सर क्लियर है सर यहां तक? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखिए वाला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, मिस्टर ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ एबीसी लिमिटेड। मिस्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एक्स वाई जेड आर द प्रमोटर्स ऑफ एबीसी। मिस्टर ए जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड। अच्छा, उस कंपनी का प्रमोटर कौन है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड प्रमोटर्स है। ए इज अ चेयरपर्सन। अच्छा, चेयरपर्सन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव है। चेयरपर्सन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव है। चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो अच्छा बात है। एंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। ए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो चेयरपर्सन जरूर है बट इज रिलेटेड टू एक्स। आप मेरे को बताइए यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 17 के हिसाब से कितना चाहिएगा? फटाफट बताइए। 1/3 चाहिएगा कि हाफ चाहिएगा? चैट बॉक्स में सब लोग एकदम फटाफट लिख करके बता दो। और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे अपने मन में सोचो, आपको 1/3 चाहिएगा कि हाफ चाहिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 1/3 आपको इंडिपेंडेंट चाहिएगा कि हाफ चाहिएगा? मेरे को फटाफट बता दीजिए, 1/3 चाहिएगा कि हाफ चाहिएगा? 1/3 की हाफ, 1/3 की हाफ। सारे बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं कि सर यहां पर चेयरमैन देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव है तो उस हिसाब से वो 1/3 चाहिए। बट ये रिलेटेड है ना सर, देखिए ए जो है ना रिलेटिव है प्रमोटर का, तो रिलेटेड टू प्रमोटर आप बोल दिए थे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए एंड नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर। ये रिलेटेड टू द प्रमोटर है तो फिर यहां पर ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिएगा, हाफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मक्खन की तरह क्लियर है सर? मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं आपको बता दूं रेगुलेशन नंबर 17 में ये सब बात लिखा हुआ है। अभी साहब रेगुलेशन नंबर 17 चल रहा है तो रेगुलेशन 17 बोलता है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा मैक्सिमम एज रहेगा 75 इयर्स अनलेस एसआर इन जीएम इज पास्ड। अगर आप चाहें स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करके 75 और अबव वालों को भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख सकते हैं। मैक्सिमम एज 75 इयर्स है of non-executive director unless SR in GM is passed. If the shareholders pass SR in GM, you can even appoint 75 years or above persons as non-executive director. So no listed entity shall appoint a person. No listed entity shall appoint a person or continue भी नहीं कर सकता directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of 75 years. ठीक है, मतलब मैक्सिमम एज क्या है नॉन एग्जीक्यूटिव का? 75 साल, 75 years. Unless SR is passed, unless special resolution is passed. फिर मैं आपको बता दूं मिनिमम डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट आपको लेटेस्ट वाला पढ़ना है। 1 अप्रैल 2018 भी था, 2019 भी था, बट 1 अप्रैल 2020 और सर हमारा एग्जाम तो 2023, 24, 25 में। हाँ तो आपके लिए यही वाला है। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज को बोला गया मिनिमम डायरेक्टर्स कितना चाहिए। जैसे कंपनी का क्या बोलता है, ओबीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। एलओडीआर रेगुलेशन बोलता है जो सभी ने इशू किया है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी है ना, वो भी टॉप 2000 listed entity, top 2000 listed entities shall have at least 6 डायरेक्टर। कम से कम 6 डायरेक्टर चाहिए, कम से कम 6 डायरेक्टर आपको चाहिए। सो टॉप 2000 listed entities shall have at least 6 directors. Top 2000 listed entities shall have at least 6 डायरेक्टर। कम से कम 6 डायरेक्टर आपको चाहिए रहेंगे, कम से कम 6 डायरेक्टर। टॉप 2000 listed entities shall have at least 6 डायरेक्टर्स। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कोरम का, तो मैं आपको बता दूं जो कोरम रहेगा ना, अगेन टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज का पहला 2000 मार्केट कैप के हिसाब से जो बड़े कंपनीज है, तो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज का कोरम कितना रहेगा पता है? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। मतलब अगर आपका टोटल डायरेक्टर से फॉर एग्जांपल 12 है, टोटल डायरेक्टर 12 है, तो 12 का 1/3 कितना हो गया सर? 12 डायरेक्टर्स का 1/3 हो गया सर 4, तो 4 और 3 विच एवर इज हायर कितना हो गया? 4 और 3 विच एवर इज हायर, आंसर इज 4। क्लियर है ना? अगर टोटल डायरेक्टर 6 है तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा सर? 6 का 1/3 2, तो 2 और 3 हायर 3। समझ में आ गया सर? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ तो 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए कोरम में, थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट रहना चाहिए। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी द पार्ट ऑफ द कोरम एंड शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टू फॉर्म द कोरम। मक्खन है ना? यस सर, मक्खन है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक। अच्छा रिमेनिंग, ये तो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज का हो गया। रिमेनिंग लिस्टेड एंटिटी में कोरम कितना होगा? वही जो सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग पढ़ रखे हैं, है ना? उसमें तो वही होगा रे बाबा जो अपने सेक्शन नंबर 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ रखे हैं। कोरम उतना ही होगा। कितना बताओ वहां पर? कितना है वहां पर? है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर।
क्लियर है सर? तो फिर से एक बार सुन लो, मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिएगा? टॉप 2000, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में मिनिमम 6 डायरेक्टर चाहिए, 6। और कोरम मेरे को सब लोग लिख करके बता दो चैट बॉक्स में फटाफट। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज का कोरम कितना होगा? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और 3 डायरेक्टर्स whichever is higher and at least 1 independent director should be present throughout the meeting to form the quorum. यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया से क्लियर है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। कुछ नादान परिंदे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया। भाई मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको पास कराने के लिए। पास होना चाहते हो तो अभी क्या अभी लाइक बटन दबा दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ठोक दो। की कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बोर्ड। हाँ मेरे बच्चे जब तक याद नहीं दिलाते होता नहीं है। की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बोर्ड। अब बोर्ड का क्या क्या काम रहता है? सेबी एलओडीआर रेगुलेशन बोला, बोर्ड का क्या क्या काम रहता है, क्या क्या कंप्लायंस से रिलेटेड बोर्ड का काम है। कंप्लायंस से रिलेटेड बोर्ड का क्या क्या काम है बताओ? चेक करना कि लॉ वगैरह जो है ना कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कंपनी। बोर्ड ही तो कंप्लाई करवाएगा सारा का सारा लॉ। तो पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना कि हम लोग लॉ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना कि हम लोग लॉ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना कि हम लोग लॉ वगैरह कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। और बताओ और क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है? एक तो पीरियोडिकली रिव्यू करना कि हम लोग लॉ वगैरह कंप्लाई कर सक रहे हैं कि नहीं। सक्सेशन प्लान बनाना। सक्सेशन प्लान मतलब कल को मान लो से फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन को हार्ट अटैक आ गया तो उसके जगह चेयरपर्सन कौन बनेगा? समझ में आया ना? मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर छोड़ करके चला गया, होल टाइम डायरेक्टर छोड़ करके चला गया, तो नया एमडी कौन होगा? इसको सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। तो सक्सेशन प्लान इन प्लेस है कि नहीं वो चेक करना। और फिर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उन लोग का रेम्यूनरेशन वगैरह कितना हो वो रिकमेंड करना। नॉन कौन से बताओ तो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग का जो फीस है कमीशन है वो रेकमेंड करना। परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उन लोग का परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। हम लोग डायरेक्टर लोग का क्या रूल्स रहेगा, हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए कंपनी के भीतर। तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। तो 5 चीज याद कर लो। ज्यादा याद करने जाओगे कुछ भी याद नहीं होगा। 5 चीज याद कर लो कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बोर्ड 5 पॉइंट। पीरियोडिकली रिव्यू करना। ये देखो सर बोरिंग है ये, हाँ तो एग्जाम में आता है, लेकिन की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बोर्ड, क्या क्या की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बोर्ड है? पीरियोडिकली रिव्यू करना कंप्लायंस रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू ऑल द लॉज। पीरियोडिकली रिव्यू, क्या पीरियोडिकली रिव्यू करना? अरे कंप्लायंस का रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू ऑल द लॉज, कि सारे के सारे लॉ एप्लीकेबल जो है लिस्टेड एंटिटी के ऊपर वो फॉलो हो रहे कि नहीं। पीरियोडिकली रिव्यू, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, पीरियोडिकली रिव्यू ऑल द एप्लीकेबल लॉज। पीरियोडिकली रिव्यू कंप्लायंस ऑफ ऑल द एप्लीकेबल लॉज ऑन लिस्टेड एंटिटी। satisfy itself that plans are in place, proper plan बनाया गया है for orderly succession, for orderly succession for appointment to the board, ठीक है, for appointment of directors to the board. So whether there exists proper succession plan or not, आप लिखो ना अपने लैंग्वेज में, whether there exists proper succession plan or not. Recommend all the fees, recommend all the fees of non-executive director including independent director. Recommend all the fees, किसका फीस? non-executive director including independent director. Code of conduct बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना रे बाबा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। ले डाउन द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स का भी एंड सीनियर मैनेजमेंट का भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि उन लोग कैसे बिहेव करेगा ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, क्योंकि सेट एन एग्जांपल फ्रॉम टॉप करना है। बाद बाकी एम्प्लॉय लोग, हम लोग से ही तो सेट एन एग्जांपल लेगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो 5 पॉइंट है बेटा की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बोर्ड। एक बार 5 का 5 पॉइंट पढ़ लीजिए। क्या क्या था? एक तो कंप्लायंस ऑफ लॉ हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस ऑफ लॉ हो रहा है कि नहीं। दूसरा क्या था? सक्सेशन प्लानिंग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग का इन लोग फीस कमीशन रिकमेंड करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। मक्खन है सर, मक्खन। तो ये तो हो गया बेटा। अभी हम लोग बात किए मिनिमम डायरेक्टर्स कितना चाहिए? सर मिनिमम 6 डायरेक्टर चाहिए टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में। मिनिमम 6 डायरेक्टर होना चाहिए किसमें? टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में। कोरम भी हम लोग पढ़ लिए कि मिनिमम
कोरम कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर whichever is higher with at least 1 independent director present throughout the meeting in top 2000 listed entity. की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोर्ड भी पढ़ लिए, बाय लॉ का कंप्लायंस चेक करना है, सक्सेशन प्लानिंग चेक करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग का फीस कमीशन को रिकमेंड करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है फॉर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट. अब आ जाओ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स. सर ये तो हम लोग पढ़ रखे हैं सर, कंपनीज एक्ट में पढ़ रखे हैं ना सर. सर द कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ रखे हैं ना सर कि मैक्सिमम डायरेक्टरशिप्स जो होता है, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप सर हम लोग पढ़ रखे हैं ना सेक्शन 165 में 20 डायरेक्टरशिप हो सकता है. मतलब एक इंसान मैक्सिमम 20 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है, 20 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता. हाँ, और उसमें ही 10 पब्लिक कंपनी, हाँ पढ़े हो, मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, मैक्सिमम उसके भी अंदर 10 तो पब्लिक कंपनी होगा, उससे ज्यादा नहीं. ये सब सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 था. अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 का. तो सेबी भी कुछ बोला है भाई, सेबी भी कुछ बोला है कि सुन 7 लिस्टेड एंटिटीज से ज्यादा, 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा तुम डायरेक्टर नहीं बन सकता. तो अ पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर इन मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज. पर्सन शैल नॉट बिकम अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तुम मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज में बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. तो एक इंसान कितने लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? मैक्सिमम 7. और सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 7, उससे ज्यादा नहीं. सर ऐसा हो सकता है 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन गए और 7 अलग लिस्टेड इंडिपेंडेंट नहीं था, तब तो 14 हो जाएगा ना, अलाउड नहीं है. डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिला करके तुम 7 लिस्टेड एंटिटी से ज्यादा नहीं बन सकते. क्लियर है? अब समझ में आ गया सर. नहीं तो हम लोग को पता क्या लगता था, 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन जाओ, 7 लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ, तब तो 14 हो जाएगा. रे बाबा अलाउड नहीं है. कैसे बात करते हो रे बाबा तुम लोग? कंपनीज एक्ट 10 पब्लिक कंपनी अलाउ करता है और तुम यहाँ 14 ठोले आए. नहीं. तो 7 लिस्टेड एंटिटीज में तुम डायरेक्टर बन सकते हो, फिर चाहे तुम उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो चाहे नॉर्मल डायरेक्टर बनो, यू कैन नॉट बिकम इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज. क्लियर है सर? मक्खन. अगर तुम कहीं ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी लिस्टेड एंटिटी में, हे भगवान तब तुम्हारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है. तुम ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी लिस्टेड एंटिटी में, तो फिर मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. 3 से ज्यादा लिस्टेड एंटिटी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर तुम ऑलरेडी किसी लिस्टेड एंटिटी के एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो. मक्खन है सर, मक्खन. मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं एमईपीएल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं. अगर मैं एमईपीएल के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं कितने लिस्टेड एंटिटीज में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? मैं एमईपीएल का एमडी हूं, ये सबको पता है. अब मैं कितने लिस्टेड एंटिटीज में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? बताइए, बताइए. तेजस बोल रहा है 7. तेजस इज सेइंग 7. नैना इज सेइंग 3 सर. नैना इज सेइंग 3 सर. आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, सब लोग बताइए. कम ऑन 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 कम ऑन. मैं आपको बता दूं 7, मैं 7 लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता हूं सर. लेकिन आप तो एमडी है. कहां पर? एमईपीएल में. एमईपीएल थोड़ी ना लिस्टेड एंटिटी है. मैं अगर लिस्टेड एंटिटी का एमडी या होल टाइम डायरेक्टर रहता, मैं लिस्टेड एंटिटी का अगर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर रहता, तब मैं मैक्सिमम 3 ही लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता. Any person who is serving as whole time director or managing director in any listed entity shall serve as independent director in not more than 3 listed entities. मक्खन सर, समझ में आ गया. तो एमईपीएल में अगर एमडी होल टाइम है, एमईपीएल थोड़ी ना लिस्टेड एंटिटी है, तो फिर तो मैं बाद बाकी कितने लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? मैं बाद बाकी 7 लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है. बट अगर मुकेश अंबानी का बात करें, मुकेश अंबानी जी मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, वो तो लिस्टेड एंटिटी है, तो मुकेश अंबानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 3 ही और लिस्टेड एंटिटी बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं. मक्खन सर, मक्खन है सर. क्लियर है? यस सर, क्लियर है. डायरेक्टर मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर लोग तो पता है ना, कमिटी अलग अलग कमिटी होता है ना, ऑडिट कमिटी हो गया, ऐसा और भी बहुत सारा कमिटी होता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. तो मैं आपको एक चीज बता दूं, डायरेक्टर जो है ना
shall not be a member, डायरेक्टर इस कमेटी का पार्ट नहीं होगा। कितना कमेटी का पार्ट होगा? मैक्सिमम 10 कमेटी का पार्ट होगा, और चेयरमैन मैक्सिमम 5 कमेटी में बनेगा। डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी के अंदर मेंबर बन सकता है, और मैक्सिमम 5 कमेटी के अंदर चेयरपर्सन बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज और एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज अक्रॉस ऑल द लिस्टेड एंटिटीज। ये सब ऑब्वियस बात है, सब लिस्टेड एंटिटीज का बात हो रहा है। एक डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता है ना, मैक्सिमम 10 कमेटी का मेंबर बन सकता है। कितना कमेटी में एक सिंगल डायरेक्टर रख सकता है? मोहित अग्रवाल कितने लिस्टेड एंटिटीज का कमेटी में बैठ सकता है? 10। और चेयरपर्सन कितना उसमें से बन सकता है? 5 कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता है मैक्सिमम। मक्खन है सर। तो फिर से एक बार मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स बता दो मेरे को। A person can become director in how many listed entities? How many listed entities a person can become director? 7। फिर चाहे वो नॉर्मल डायरेक्टर हो चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, 7 से ज्यादा लिस्टेड एंटिटी में नहीं हो सकता। उसमें भी एक प्रोविजो है कि अगर आप एमडी या होल टाइम डायरेक्टर है किसी लिस्टेड एंटिटी में, तब तो आप मैक्सिमम 3 ही लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। अच्छा, कमेटी में 10 कमेटी में आप मेंबर बन सकते हैं, मैक्सिमम 5 कमेटी का चेयरपर्सन बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मक्खन है सर। डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर, अभी तो पढ़े, इन मोर देन 10 कमेटी और एक्ट एज अ चेयरपर्सन मोर देन 5 कमेटी अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज। ये मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग 10 कमेटी का बात कर रहे हैं, 5 कमेटी का बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनीज का बात कर रहे हैं। हाँ, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सब मिला करके यहां पर। यहां 10 और 5 जो है ना, मैं मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में ही कमेटी का मेंबर बन सकता हूं या 5 कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो सब ये 10 और 5 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी में तुमको जितना कमेटी में बनना बन जा। द लिमिट ऑफ द कमिटीज ऑन विच डायरेक्टर में सर्व, द लिमिट ऑफ द कमिटीज ऑन विच अ डायरेक्टर में सर्व इन ऑल द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी काउंट होता है वेदर लिस्टेड और नॉट, शैल बी इंक्लूडेड। समझ में आया ना? सारा पब्लिक कंपनी काउंट होगा चाहे लिस्टेड हो या नहीं हो, एंड ऑल अदर कंपनीज वो सब एक्सक्लूडेड है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ऑल अदर कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, आर एक्सक्लूडेड। प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी आर एक्सक्लूडेड। उसमें तुम कितना भी कंपनी में मेंबर या चेयरपर्सन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली कौन सा कंपनी काउंट होगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चाहे लिस्टेड हो या नहीं हो, उसी का मैक्सिमम 10 कमेटी में तो मेंबर बन सकता है, मैक्सिमम 5 कंपनी में चेयरपर्सन बन सकता है। और वही कमेटी कौन सा पता है? कमेटी कौन सा? देखो 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 भाई देखो, खाली ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में रेस्ट्रिक्शन है। ये जो 10 कमेटी का बात कर रहे थे ना, ये ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मिला करके। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट, ये जो चेयरपर्सनशिप एंड मेंबरशिप है ना, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ चेयरपर्सनशिप एंड मेंबरशिप, ओनली ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आर कंसिडर्ड। इसका मतलब नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी जो हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, ये 10 और 5 के लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है। जी चाहे उतना नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी में तुम मेंबर बन जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है ना। ओनली ऑडिट कमेटी एंड एसआरसी काउंट होगा, खाली ऑडिट कमेटी और एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी काउंट होगा। आओ एक जबरदस्त वाला हम लोग सम करते हैं। यहां पर यही सम है कि आप एडवाइस करो लिमिट ऑफ मेंबरशिप और चेयरपर्सनशिप, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़े कि 10 कमेटी में मेंबर, 5 कमेटी में चेयरपर्सन, उससे ज्यादा नहीं। चलिए देखते हैं। प्लीज एडवाइस द लिमिट ऑफ मेंबरशिप और चेयरपर्सनशिप। मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिस्टेड कंपनी है। मिस्टर ए डायरेक्टर है एबीसी लिस्टेड कंपनी में। ही होल्ड्स फॉलोइंग मेंबरशिप इन द फॉलोइंग कंपनीज, ठीक है, फॉलोइंग मेंबरशिप चेयरपर्सनशिप इन द फॉलोइंग कंपनी। चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी बिल्कुल काउंट होगा, एक तो काउंट हो गया। चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी एक हो गया। चेयरमैन ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी काउंट नहीं होगा, बताए तो थे, खाली ऑडिट कमेटी और एसआरसी काउंट होगा, एनआरसी काउंट नहीं होगा। चेयरमैन ऑफ एसआरसी बिल्कुल काउंट होगा जी, बिल्कुल काउंट होगा, ये और एक हो गया, तो इसको 2 लिख देते हैं, 2 हो गया। चेयरपर्सन ऑफ एनआरसी काउंट नहीं होगा। चेयरमैन ऑफ एसआरसी काउंट होगा क्या? बिल्कुल काउंट होगा। चेयरमैनशिप 3 हो गया, तो यार 3 ही काउंट हुआ रे, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 जगह चेयरपर्सन बन सकता है, कुछ छूटा नहीं ना अपना रे, देख लो। ऑडिट कमेटी काउंट किया, एनआरसी, हाँ ये वाला एनआरसी एसआरसी, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। ऑडिट कमेटी काउंट कर लिए, एसआरसी काउंट कर लिए, है ना, परफेक्ट परफेक्ट। मिस्टर इन द अबव केस इज द चेयरपर्सन ऑफ द अबव मेंशन कमिटी। ओनली ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी विल बी काउंटेड, है ना, खाली ऑडिट कमिटी और एसआरसी काउंट होगा। कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं था रे, चेक कर ले रे,
ठीक है, तो खाली ऑडिट कमेटी और एसआरसी काउंट होगा। एंड बोथ एबीसी जो लिस्टेड कंपनी XYZ लिस्टेड कंपनी बीइंग पब्लिक कंपनी विल बी कंसिडर्ड, है ना। एबीसी और XYZ कंसिडर किया, एबीसी कंसिडर किया और एबीसी कंसिडर किया और XYZ कंसिडर किया। हाँ, तो इस टोटल चेयरमैनशिप इज 3 ओके, परफेक्ट, विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 5। तो मतलब लिमिट के अंदर है, कोई भी इसका ब्रीच नहीं हुआ। अच्छा, एक तो छूट गया ना अपना, पॉइंट नंबर 4 छूट गया, सॉरी। ये देखो, ये वाला पॉइंट नंबर 4, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। हाँ, तो ऑडिट कमेटी तो काउंट होगा 3 और ये हो गया 4। अरे समझ में आया ना, ऑडिट कमेटी देखना रे बाबा 1, एसआरसी 2, ये वाला अपना छूट गया था, ऑडिट कमेटी 3 और ये एसआरसी 4। हाँ, तो ठीक ही है ना, आंसर ठीक ही लिखे हम। तो भाई चेयरमैनशिप 4 है, विच इज वेल विद इन लिमिट ऑफ 5। चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट रेगुलेशन नंबर 17। क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों का? रेगुलेशन नंबर 17 मेरे को फटाफट बता दो। क्या यहां तक क्लियर है जनाब? फटाफट बता दीजिए। रेगुलेशन नंबर 17 मक्खन की तरह क्लियर है ना? एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए बेटा। मक्खन है सर। अब 24 जनवरी 2022 को सेबी ने एक अमेंडमेंट लाया था, एडिशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो चेंज करे और एक होता है जो एडिशन लाए। तो एडिशन लाया, कुछ चेंज नहीं किया, एडिशन लाया, दो नया पॉइंट ऐड किया गया रेगुलेशन 17 में। पहला बात 24 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, पहला बात वो ऐड किया कि अब से बोर्ड में कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा या मैनेजर अपॉइंट होगा, या तो डायरेक्टर या मैनेजर, जो बोलना बोल लो, आप अपॉइंट कर भी लेते हो तो आपको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर विद इन 3 मंथ्स ऑफ द अपॉइंटमेंट के बाद वाला जनरल मीटिंग, या फिर अपॉइंटमेंट से 3 महीना, विच एवर इज लेटर। मान लो अपॉइंटमेंट हुआ, से फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट हुआ 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 3 महीना या जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग है, विच एवर इज लेटर, ठीक है, आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये लिख दो, कहीं पर भी लिख लो यार। बस यही दो अमेंडमेंट है, विथ इफेक्ट फ्रॉम। अमेंडमेंट्स WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 जनवरी 2022। अमेंडमेंट्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 जनवरी 2022। shareholders approval must be taken for confirming the appointment. Shareholders approval must be taken for confirming the appointment of डायरेक्टर ऑब्लिक मैनेजर। ऑब्वियस पता है, लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये। एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। shareholders approval must be taken for confirming the appointment of director ऑब्लिक मैनेजर within 3 months of such appointment.
or next general meeting, whichever is later. Within 3 months of such appointment or next general meeting, whichever is later. Within 3 months of such appointment or next general meeting, whichever is later. बोलो क्लियर है ना? बोलो फटाफट बोलो. मक्खन है सर. एक और अमेंडमेंट रेगुलेशन नंबर 17 के अंदर ही. यहां लिख देता हूं मैं. ये हो गया ना. Shareholder approval must be taken for confirming the appointment of director manager within 3 months of such appointment or next general meeting, whichever is later. Point number 2. अगर आप किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, फिर चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कोई भी हो, जिसको शेयर होल्डर लोग ने रिजेक्ट कर दिया था, अगर शेयर होल्डर लोग का रिजेक्ट किया हुआ इंसान को, शेयर होल्डर द्वारा रिजेक्टेड इंसान को बोर्ड अपना पावर यूज करके एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल लेना पड़ेगा. बहुत हो गया बोर्ड का मनमानी. शेयर होल्डर रिजेक्ट कर दिया उस इंसान को और आप उसको एमडी बना रहे हैं, आपको शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल लेना पड़ेगा. और शेयरहोल्डर का अप्रूवल लेने के लिए ऑब्वियस बात है, आपको जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. उसके पहले आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आप भेजेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 में जो जाता है, उसमें आपको डिटेल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ऐसा क्या नौबत आ गया कि शेयरहोल्डर लोग के रिजेक्ट करने के बावजूद भी आप उसको एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर बना रहे हैं. डिटेल जस्टिफिकेशन दो. एनआरसी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी और बोर्ड जो है वो डिटेल जस्टिफिकेशन देगा. एनआरसी और बीओडी डिटेल जस्टिफिकेशन देगा कि क्यों इस इंसान जो रिजेक्ट कर दिया गया था शेयरहोल्डर द्वारा, हम लोग उसको फिर से अपॉइंट या री अपॉइंट करना चाह रहे हैं. लिख दो. पॉइंट नंबर 2. एनी पर्सन who was rejected by shareholders to be appointed on board is being appointed या एनी पर्सन में ब्रैकेट में वो लिख देना इंक्लूडिंग, फिर चाहे वो एमडी हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, लिख देना भाई. एनी पर्सन इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर was rejected by the shareholders to be appointed on board is being appointed by BOD will require prior अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. पिछला केस में बोल रहे थे पहले अपॉइंट कर लो, 3 महीना के अंदर अप्रूवल ले लेना. अभी यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अपॉइंट कर ही नहीं सकते. रिजेक्टेड आदमी को तुम अपॉइंट कर ही नहीं सकते, प्रायर अप्रूवल चाहिएगा. विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. फर्दर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट annexed with the notice. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 में दोगे ना, नोटिस 101 में देते हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो 102 में देते हो. फर्दर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट annexed with the notice as per section 102 shall contain detailed justification. Shall contain detailed justification. Shall contain detailed justification of his appointment
कौन देगा ये जस्टिफिकेशन? एनआरसी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी ऑब्लिक बीओडी। Shall contain detailed justification of his appointment by NRC oblique BOD. मक्खन है सर, ये दो अमेंडमेंट था। जोरदार तालियां रेगुलेशन नंबर 17 के लिए। रेगुलेशन नंबर 17 बहुत बहुत बढ़िया से हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं था। रेगुलेशन नंबर 17 बहुत ही ज्यादा बढ़िया से हो गया। अब बारी है 4 रेगुलेशन का, क्योंकि चारों रेगुलेशन में एक एक कमिटी है। ऑडिट कमिटी रेगुलेशन नंबर 18, ऑडिट कमिटी, अच्छा 18, 19, 20, 21, ठीक है। ऑडिट रेगुलेशन 18, 19, 20, 21, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन कमिटी एनआरसी बोलेंगे, अब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एसआरसी बोलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी आरएमसी बोलेंगे, ऑडिट कमिटी एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी। रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 क्लियर है सर? तो ये 4 कमेटी बनाना पड़ता है क्या? जी हाँ, ये 4 कमेटी बनाना पड़ता है अंडर सेबी एलओडीआर। चलो देखो कॉम्पोजिशन क्या होगा सर, सब बताएंगे। पूरा कंपैरिजन चार्ट बना रखें, पूरा कंपैरिजन चार्ट बना रखें। ये सारा कमिटीज पूरा एग्जॉस्टिव नोट्स है ये, मैं आपको बता दूं। तो ऑडिट कमेटी, फिर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। क्लियर? ये 4 कमिटीज आर देयर अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस। अब देखो पूरा कंपैरिजन चार्ट, यहीं से आपको पूरा चार्ट को चार्ट जाना है। देखो बेसिस एक कॉलम हो गया ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी। सबसे पहले कंपोजिशन का बात करेंगे। कंपोजिशन के बाद आप देखेंगे चेयरपर्सन का बात करेंगे कि चेयरपर्सन कौन होगा, मीटिंग्स का बात करेंगे, कोरम का बात करेंगे कि कोरम कितना होगा, और रोल ऑफ कमिटी क्या रहेगा, रोल ऑफ कमिटी का बात करेंगे। आर यू एक्साइटेड? यस सर, ईगरली एक्साइटेड सर। चलो अभी नक्की करेंगे याद करके। लेट अस हियर इट गाइस। सबसे पहले कंपोजिशन मैं आपको बता दूं, जो ऑडिट कमेटी रहता है सभी को पता है, ऑडिट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी कंटेन्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, उसमें 2/3 इंडिपेंडेंट रहेगा। बाप रे बाप, जी हाँ। तो ऑडिट कमेटी शैल कंटेन, ऑडिट कमिटी, हाँ शशि वही तो बोला जा रहा है ना, अगर एनआरसी है तो फिर बीओडी की रिकमेंडेशन देगा, इसलिए ऑब्लिक था एज द केस में भी। चलो अभी आ जाओ ऑडिट कमेटी में। बताओ ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितना डायरेक्टर रहेगा? सर ऑडिट कमेटी शैल कंटेन मिनिमम 3 डायरेक्टर, उसमें 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए, एटलीस्ट 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कमिटी शैल कंप्राइज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है सर? क्लियर है। तो ऑडिट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, उसमें कम से कम 2/3 कौन लोग रहेंगे? कम से कम 2/3 लोग कौन लोग रहेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर लिस्टेड एंटिटी का कुछ आउटस्टैंडिंग स्पेशल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है, स्पेशल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर समझ में आता है, जिसमें तुमको सुपीरियर वोटिंग राइट मिलेगा, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसमें तुमको सुपीरियर वोटिंग राइट मिलना है। तो अगर लिस्टेड एंटिटी में आउटस्टैंडिंग स्पेशल वोटिंग राइट वाला, सुपीरियर वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है, तब भैया ऑडिट कमेटी जो है ना, उसके अंदर सबके सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, क्योंकि रिस्क ज्यादा है भाई, सुपीरियर वोटिंग राइट वाला शेयर में मिसयूज हो सकता है। तो ऑडिट कमेटी में सारे के सारे 2/3 नहीं, ऑल शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मक्खन है सर। तो ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन दिमाग में जा रहा है क्या? कंपोजिशन दिमाग में बैठ चुका। मिनिमम डायरेक्टर कितना रहेगा ऑडिट कमेटी में? मिनिमम कितना डायरेक्टर रहेगा बोलो? ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर रहेंगे? मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट कितना रहेगा? सर 2/3 इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर है तब तो फिर सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रहेंगे ऑडिट कमेटी में।
एनआरसी का अगर हम लोग बात करें, इसमें भी कम से कम 3 डायरेक्टर रहेगा, और ये 3 डायरेक्टर सब के सब नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे। कम से कम 3 डायरेक्टर एंड ऑल शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव। इसका कारण है भाई, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाया जाता है रेकमेंड करने के लिए रेम्युनरेशन पॉलिसी, रेकमेंड करने के लिए रेम्युनरेशन पॉलिसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव मतलब होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर लोग का रेम्युनरेशन कितना का रेकमेंड करेगा कौन? एनआरसी। तो इसके अंदर क्या होल टाइम डायरेक्टर खुद बढ़ जाए, एमडी खुद बढ़ जाए, मैनेजर खुद बढ़ जाए? नहीं ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग का रेम्युनरेशन कितना होगा ये रेकमेंड करता है एनआरसी। तो एनआरसी के अंदर एग्जीक्यूटिव रह सकता है क्या अपना ही रिकमेंडेशन करने के लिए? रेम्युनरेशन, अपने रेम्युनरेशन रिकमेंड करने के लिए क्या एग्जीक्यूटिव रह सकता है? यहां पर एनआरसी बनाया गया एग्जीक्यूटिव का रेम्युनरेशन रिकमेंड करने के लिए, इसलिए इसके अंदर यहां पर एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। खाली कौन लोग रहेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव लोग रहेंगे। तो इट शैल कंप्राइज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स एंड सबके सब क्या रहेंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव। और फिर ना 50% इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। ऑडिट कमेटी में 2/3 इंडिपेंडेंट था, यहां 50% इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एसआर है तो सब इंडिपेंडेंट रहेगा। सेम चीज, अगर आउटस्टैंडिंग एसआर है, आउटस्टैंडिंग एसआर तो सब नहीं, 2/3 इंडिपेंडेंट रहेगा। 2/3 ऑफ एनआरसी शैल इंडिपेंडेंट। मक्खन है सर। एनआरसी का कंपोजिशन फिर से सुन लो। मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेगा, एनआरसी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेगा, लेकिन सबके सब क्या रहेंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे। कंसेप्ट है ना, क्योंकि दे हैव टू रिकमेंड एग्जीक्यूटिव का रेम्युनरेशन, तो दैट इज व्हाई ऑल शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। 50% कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एसआर है तो ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहिए भाई, 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए। क्लियर है? ऑडिट कमेटी में तो ऐसे भी 2/3 था, आउटस्टैंडिंग एसआर था तो सारे इंडिपेंडेंट चाहिए। यहां पर 50% इंडिपेंडेंट चाहिए, आउटस्टैंडिंग एसआर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एसआरसी। एसआरसी सर आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर, अरे मेरे गांजा कितना बार तो बता दिए, स्पेशल वोटिंग राइट वाला शेयर्स। आउटस्टैंडिंग मतलब इशूड। एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, अगेन एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स रहेगा, कम से कम 3 डायरेक्टर, या एक ही इंडिपेंडेंट रहेगा तो बहुत है। इट शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पक्का? यस सर। लेकिन वैसे ही अगर आउटस्टैंडिंग एसआर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट, आउटस्टैंडिंग एसआर है तो आउटस्टैंडिंग स्पेशल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे एनआरसी में था, एनआरसी में क्या था? अगर आउटस्टैंडिंग एसआर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए था, वैसे ही स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी मिनिमम 3 डायरेक्टर, उसमें से कम 1 इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एसआर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मैं आपको बता दूं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में आ जाओ। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तेजस वो अमेंड हो चुका है बेटा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मिनिमम 3 मेंबर्स, यहां डायरेक्टर्स नहीं बोल रहे, एक चीज नोटिस किया है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ना आपको ना रिस्क को मैनेज करना है, सारे रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कोई फ्रॉड नहीं हो जाए उसका रिस्क, फ्रॉड के रिस्क को मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है। तो एक्सपर्ट लोग का दरकार है, प्रोफेशनल लोग का दरकार है। तो इसलिए यहां पर क्या बोला? मिनिमम 3 मेंबर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर नहीं बोला, क्योंकि हम लोग बाहर से प्रोफेशनल लोग को लेकर के आएंगे, तो मिनिमम 3 मेंबर्स। हाँ, मेजॉरिटी लोग डायरेक्टर रहेगा, मतलब 3 में कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए हमारे कंपनी वाला। मिनिमम 3 मेंबर्स रहेगा विद मेजॉरिटी ऑफ बीइंग द डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स, और 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिएगा, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग ऐसा रहे तो 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिएगा। मतलब लास्ट का जो 3 कमिटी था ना, एनआरसी, एसआरसी और आरएमसी, तीनों में एक चीज कॉमन है कि अगर आउटस्टैंडिंग स्पेशल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर रहता है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तीनों में 2/3 हो जाएगा। और ऑडिट कमेटी में तो पहले से ही 2/3 इंडिपेंडेंट था, तो वहां पर फिर अगर आउटस्टैंडिंग ऐसा रहे तो ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट। क्लियर है? कॉम्पोजिशन पूरा दिमाग में है, कॉम्पोजिशन पूरा दिमाग में है। अब आ जाओ, क्लास के बाद एक बार अगर रीड कर लोगे ना पूरा याद हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा बेटा। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन में आ जाओ, चेयरपर्सन में आ जाइए। ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वैसे एनआरसी का भी चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ऑडिट कमेटी एनआरसी में चेयरपर्सन कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में तो खाली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ना, लास्ट का 2 में तो एसआरसी और आरएमसी में तो खाली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था ना, तो वहां पर चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपल्सरी नहीं है। एनआरसी में जो बोला गया कि चेयरपर्सन, एनआरसी का जो चेयरपर्सन है बेटा, एनआरसी का जो चेयरपर्सन है बेटा, एनआरसी का चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है। और आरएमसी का जो चेयरपर्सन है वो डायरेक्टर होना जरूरी है। आरएमसी में तो 3 मेंबर रहेंगे, उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर लोग रहेंगे। चेयरपर्सन कौन रहेगा? बाहर वाला को बना दोगे? नहीं, डायरेक्टर को बनाओगे चेयरपर्सन। क्लियर है? क्लियर है सर?
मक्खन की तरह क्लियर है। पढ़ो, चेयरपर्सन को पढ़ो, चेयरपर्सन को पढ़ो, प्लीज गो टू चेयरपर्सन। कम ऑन गाइस, प्लीज गो टू चेयरपर्सन। पढ़िए एक बार चेयरपर्सन को। बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या बोला था मैंने? पहला दोनों में चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट रहेगा, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, और ये एजीएम में भी आएगा। इसको बुला एजीएम में टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरी। नहीं आ सकेगा तो किसी मेंबर को भेजेगा, ऑडिट कमेटी का किसी मेंबर को भेजेगा चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। यहां पर भी एनआरसी में भी चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, ये भी एजीएम में आएगा टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरी। नहीं आ सकेगा तो ये भी अपना कमेटी का मेंबर को भेजेगा। एसआरसी में मैंने क्या बोला था? चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ तो चलेगा। यहां एक लाइन मिसिंग है, सीपी लिख दे रहे हैं, सीपी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सीपी शैल बी यानी चेयरपर्सन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पक्का? और फिर ये मिसप्रिंट इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चेयरपर्सन क्या होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा भाई। और ये कहां प्रेजेंट रहेगा? कहां प्रेजेंट रहेगा? एजीएम में। ये भी आएगा, ये भी आएगा एजीएम में टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी। आरएमसी का चेयरपर्सन डायरेक्टर ही हो तो उतना ही काफी है। आरएमसी का जो चेयरपर्सन रहेगा शैल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड, मतलब डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। मीटिंग का अगर हम लोग बात करें बेटा, मीटिंग का बात करें, देखो भाई बड़ा सिंपल सा बात है। ऑडिट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, वो साल में 4 बार मिलेगा। एनआरसी और एसआरसी, एनआरसी, एनआरसी, एनआरसी और एसआरसी साल में 1 बार भी मिलेगा तो काम हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में 2 बार मिलेगा। 4 1 1 2, 4 1 1 2, 4 times a year, not more than 120 days shall elapse between the two meetings, जैसे बोर्ड मीटिंग में होता है। not more than 120 days shall elapse between the two meetings of audit committee। एनआरसी साल में 1 ही बार मिलेगा, एसआरसी भी साल में 1 ही बार मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में 2 बार मिलेगा। 4 1 1 2। कोरम का अगर हम लोग बात करें बेटा, कोरम का, तो ऑडिट कमेटी का कोरम कितना होगा? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 members of the audit committee, whichever is higher। 2 members या फिर 1/3 of the members of audit committee, whichever is higher। ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल है यार, 1/3 या फिर 2, 1/3 और या फिर 2, whichever is higher। कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए, विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहना चाहिए, विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये हो गया ऑडिट कमेटी। एनआरसी का अगर हम लोग बात करें, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का अगर हम लोग बात करें, तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में मैं आपको बता दूं, सेम सेम, खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 की जगह 1। ऑडिट कमेटी में क्या था? कोरम 1/3 या फिर 2, whichever is higher, लेकिन वहां 2 इंडिपेंडेंट चाहिए। एनआरसी में 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनआरसी या फिर 2, whichever is higher, 1 इंडिपेंडेंट चाहिए। 2 मेंबर्स या 1/3, whichever is higher, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है क्या जनाब? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में ऐसा कोई भी कोरम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है।
नो कोरम इज रिक्वायर्ड। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का अगर हम लोग बात करें, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का सेम है, सेम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का सेम है, वही 1/3 या फिर 2 विच एवर इज हायर, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, कम से कम एक बंदा बोर्ड का होना चाहिए। कोरम यहां पर सेम ही है रे, कितना रहेगा 2 मेंबर्स या फिर 1/3 विच एवर इज हायर, एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बीओडी इन अटेंडेंस। कोरम याद हो गया सबका। तीनों में एक चीज कॉमन क्या था पता है, एसआरसी को तो हटा दो, वहां तो कोरम ही नहीं, बाद बाकी तीनों कमेटी में कॉमन क्या था कोरम, 1/3 या 2 विच एवर इज हायर, 1/3 या फिर 2 मेंबर विच एवर इज हायर। ऑडिट कमेटी में लेकिन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, एनआरसी में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, और आरएमसी में तो कम से कम एक बंदा बोर्ड का होना चाहिए। क्लियर है सर? और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में 2 मीटिंग करता है ना, टाइम गैप जो है ना, टाइम गैप मैक्सिमम 180 डेज का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। फेयर इनफ। जैसे ऑडिट कमेटी साल में 4 बार मिलेगा, मैक्सिमम टाइम गैप 120 डेज है, वैसे ही आरएमसी साल में 2 बार मिलेगा, मैक्सिमम टाइम गैप शुड नॉट एक्सीड 180 डेज। लास्ट टॉपिक आज का बेटा, लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट टॉपिक आज का रोल। पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म कर देंगे, चिंता नहीं, पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर एलओडीआर यहां विजिल मैकेनिज्म में खत्म हो जाता है, बस खत्म होने वाला है। रोल ऑफ द कमिटी, कम ऑन यार, ऑडिट कमेटी का रोल बच्चा बच्चा जानता है। यही ऑडिट कमेटी तो रेकमेंड करता है कि हमारा ऑडिटर कौन होगा, उसका रेम्युनरेशन क्या होगा। इसका मेन काम है रेकमेंड करना नेम एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, क्योंकि इसका मेन काम है रेकमेंड करना नेम एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ा ऑडिट कमेटी। रेकमेंड करेगा नेम एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू करेगा ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट, चेक द इंडिपेंडेंट ऑडिट वाज डन और नॉट, इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ था ना चेक करेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा, बस इतना काफी है। रेकमेंड नेम एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट, चेक इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ था कि नहीं, एंड अप्रूव करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी क्या करेगा, पहली बात कर चुके थे, रेकमेंड करेगा रेम्युनरेशन ऑफ द बीओडी एंड सीनियर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, रेकमेंड रेम्युनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। रेकमेंड करेगा कितना तनख्वाह होना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एंड सीनियर मैनेजमेंट का, रेकमेंड करेगा रेम्युनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। इसके अलावा पैरामीटर्स भी बताएगा कि देखो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन लोग का परफॉर्मेंस ठीक जा रहा है कि नहीं, कैसे मेजर करोगे, परफॉर्मेंस ठीक जा रहा है कि नहीं, किस पैरामीटर्स पर, समझ में आया ना, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच देयर परफॉर्मेंस शुड बी जज्ड। वो पैरामीटर्स क्या क्या है, उन लोग का परफॉर्मेंस का पैरामीटर्स है मेजर करने का, यही रेकमेंड करता है। रेकमेंड पैरामीटर्स टू इवैल्यूएट द recommend parameters to evaluate the performance of executive directors and senior management। एसआरसी का रोल क्या रहता है, स्टेक होल्डर का ग्रीवेंस सॉल्व करना, जो भी दुख दर्द है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सॉल्व करेगा। किसका दुख दर्द, स्टेक होल्डर का, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे डिबेंचर होल्डर हो। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है, रिस्क को मैनेज करना, मॉनिटर करना, रिस्क को मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी करना, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी कि हैक वैक नहीं हो जाए। अब तो मेरे को बताओ, एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी हैविंग ऑल 4 committees, having all committees constituted in compliance with listing regulation। ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर है, ठीक है, ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर, 3 ही चाहिए, 5 तो बढ़िया ही है, अपने को तो 3 ही चाहिए था, ठीक ही है, जिसमें 4 इंडिपेंडेंट है। अपने को कितना इंडिपेंडेंट चाहिए ऑडिट कमेटी में, 2/3। आउटस्टैंडिंग ऐसा होता तो ऑल इंडिपेंडेंट, तो 5 में 2/3, 4, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कॉम्पोजिशन तो ठीक है। एट अ मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी 2 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, 2 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, तो 5 का 1/3 कितना होता है, 1.63 और 2 विचएवर इज हायर, हाँ तो 2 चाहिए कोरम में, 1/3 और 2 विचएवर इज हायर 2 आ रहा है, 2 चाहिए कोरम में। 2 कौन है, 1 नॉन एग्जीक्यूटिव है और 1 इंडिपेंडेंट, ये तो गलत हो गया, 2 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट तो रहना ही चाहिए। इज द मीटिंग वैलिड, नो बिल्कुल नहीं। अफोरसेड मीटिंग इज इनवैलिड क्योंकि खाली एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, अपने को कितना चाहिए, कम से कम 2, अपने को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, मक्खन है। कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी रहता है, कंपनी सेक्रेटरी जो रहता है शैल आल्सो सर्व एज अ सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी। और ब्रेकिंग न्यूज, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देखो ऑडिट कमेटी एनआरसी एसआरसी सारे लिस्टेड एंटिटीज बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला पढ़े ना हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो सारे लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है। याद रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स फैंटास्टिक है सर, आपका सब कुछ याद रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन टॉप
1000 listed entities. क्लियर है सर? विजिल मैकेनिज्म तो यार ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में भी पढ़ रखे हो रे बाबा, सेम चीज है कि हर लिस्टेड एंटिटी को बोला गया, एवरी लिस्टेड एंटिटी को बोला गया आप विजिल मैकेनिज्म बनाइए। विजिल मैकेनिज्म का ही दूसरा नाम होता है विसल ब्लोअर, कि अगर कंपनी का इंप्लॉय कुछ फ्रॉड रिपोर्ट करना चाहे तो सीधा ऑडिट कमेटी को जाकर रेकमेंड कर दे। कंपनी का जो इंप्लॉय है उसको कुछ कर्मकांड नजर आया, नॉन कंप्लायंस नजर आया, वो किसको बताएगा? ऑडिट कमेटी को जाकर के बताएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म, और इस इंप्लॉय को बोलते हैं विसल ब्लोअर, जो ऑडिट कमेटी को कंप्लेन करेगा। तो लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्मुलेट पॉलिसी, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे एम्प्लॉय हो, ऑडिट कमेटी को बता सकता है टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स। एंड हम लोग को सेफगार्ड भी लेना पड़ेगा। विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर सेफगार्ड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, विक्टिमाइजेशन ऑफ द विसल ब्लोअर। नहीं तो अगर विसल ब्लोअर का नाम बता देंगे तो अगला दिन तो लोग उसको मार ही देंगे ना, तो उसको विक्टिमाइजेशन से बचाना है। सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन हु हैज अवेल्ड द विजिल मैकेनिज्म। दैट्स इट। These are the exhaustive notes of corporate governance under LODR. Make sure आप रिवाइज कर लें पूरा एग्जॉस्टिवली। आपका टाइम इतना कम क्यों लगा? क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगा। ये नोट्स बनाने में मेरे को 8-10 घंटा लगा, वो 8-10 घंटा का मजा आप जो एकदम फटाफट ले लिए। क्लियर है ना दोस्तों?